संघ का विधायक पैदा हो गया था। ऐसे ये दिया पूर्व विधायक और पार्टी की परंपरा के लिए समर्पित परिवार ये सम्मानित सुपूर्य सम्मानीय मंगल दादा, हमारे पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय ये हमको मरवा दे रहे थे एक बार आदरणीय बहन भैया, हमारे जनपद साहिब के अध्यक्ष, सभी हमारे चारों मंडल के अध्यक्ष, मंच के सभी नेता, 5 कोई 75 ढालडर तो नहीं, 4 निकल गया। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि सामने भी इतने वरिष्ठ लोग बैठे हैं और हमारी जो वरिष्ठता है तो पुरुषार्थ की वरिष्ठता है। जो उम्र में मुझसे बड़े हैं मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, माता पिता को प्रणाम। मित्रों, ये मानव स्वभाव है। मैं संस्मरण से, कहानी से अपनी बात शुरू करता हूं। शायद मन भी हल्का होगा और हमें अपना सुस्ती का अंदाजा भी लगेगा। जब महाभारत काल में कौरव और पांडवों ने सबने द्रोणाचार्य से शिक्षा दीक्षा ले ली, एक अंतिम परीक्षा आचार्य द्रोण ने ली। उन्होंने कहा कि यदि मैं अपनी सारी संपत्ति, और द्रोण के पास क्या संपत्ति थी ये सब आप जानते हो, बोले अगर मैं सब में बराबर बराबर बांट दूं और ये 10 साल के लिए मैं तुम्हें देता हूं, 10 साल के बाद मुझे वापस कर दो। सबने बड़े उत्साह से हाँ कह दिया, लेकिन एक आदमी चुप रहा, वो थे धर्मराज युधिष्ठिर। तो आचार्य द्रोण ने उनसे कहा कि क्या तुम पैसा देना नहीं चाहते? तुमने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि गुरुवर, मैं देना तो चाहता हूं, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं सोच रहा था कि जिस उत्साह के साथ मैं लूंगा उस उत्साह के साथ वापस कर पाऊंगा कि नहीं। ये मानव स्वभाव, हम सबको लगता है कि नहीं। ये परिस्थिति तब आती है जब हम अपना तुकना मान लेते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जब ये सवाल पार्टी करती है तो पहला संकल्प लीजिए कि हमारा और आपका कुछ नहीं, ये सब कुछ या तो भारतीय जनता पार्टी का है या भारत माता का है। और अगर बहुत मन खराब हो तो मेरे को याद कर लीजिए कि मेरे जैसे आदमी को 2-2 बार तुमने जिता दिया। क्यों? घर में जाकर सोचो कि शकल पहचानते नहीं थे, बोलता खराब है, इसको भी बोलते रहे, क्यों दे रहे? मुझसे खराब आदमी तो तुम्हें दूसरा मिलेगा नहीं, लेकिन जब मुझे दे सकते हो तो भले आदमी से क्या बुराई है भाई। इसके लिए तो तुम्हें तालियां रहकर बता दो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप कल्पना करो कि सन 72 में जनसंघ का विधायक बनना, उस कार्यकर्ता की जीवटता का अंदाजा करें। जब यहां डकैतों का साम्राज्य हुआ करता था, कांग्रेस मजबूत थी, साधन हमारे पास में नहीं थे, वो कैसे लोग रहे होंगे, उनके संकल्प को याद करो। मैं अपने तमाम जगह पर मैं जाता हूं, मैं कहता हूं यार अटल बिहारी वाजपेयी उस कविता को याद करो, कंठस्थ करो। आजादी के बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि 15 अगस्त का दिन कहता है आजादी अभी अधूरी है, और गारो से गिलगिट तक आजादी पर्व मनाना जरूरी है। गारो जानते हो कहा? मेघालय, उत्तर पूर्व का सबसे
आखिरी हिस्सा गारो पर्वत, और गिलगिट है पाकिस्तान। वो कैसे पुरखे थे हमारे, जिनके पास में राज्य में सरकारें नहीं थी, सांसद नहीं थे, दहाई तिहाई में विधायक गिनती के होते थे, और उनका संकल्प था कि वो दिन आएगा जब हम गारो से गिलगिट तक आजादी बनाएंगे। वो कैसे लोगों के जिनके हम माला पहनाते, हमें कई बार लगता नहीं, मैं बड़ी विनती करता हूं आपसे, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनना, दोनों में जमीन आसमान बनता है। सदस्य तो आप पर्ची पर बन सकते हो, लेकिन कार्यकर्ता बनने के लिए आपको डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान याद रखना पड़ेगा, दीनदयाल उपाध्याय का विचार याद रखना पड़ेगा, हमारी पीढ़ियों की तपस्या, उनके काम करने के तरीके पर मूल्यांकन करना पड़ेगा। कई बार हमको लगता है कि नहीं, अब चल तो रहा है, सरकारें चल रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, इतने सारे लोग हो गए हैं, क्या कर रहे हैं। भले लोगों का चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है, बात ध्यान रखना। कभी भी कोई गलत काम करने वाला निष्क्रिय दिखता है, गलत काम करने वाला सदैव सक्रिय दिखता है, लेकिन अच्छा काम करने वाला घर में बैठा मिलता है, उसको लगता है दुनिया चल रही है। ये समाज का अवगुण है, ये समाज के गिरावट का मूल कारण है। और मतलब हमारी श्रुति स्मृति में कहा गया कि अगर अच्छाई चुप हो जाएगी तो बुराई चौथे वेग से बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि हमारे संत महात्मा लिखकर नहीं गए। आप किसी गांव को अगर बिगड़ता देखते हैं तो उसको कुछ देर लौट कर जाना, 10-15 साल पहले, तो पता चलेगा कि कोई रसूखदार आदमी था, उसने समाज के सरोकारों से अपने आप को दूर कर लिया, अपने कमरे घर में बंद हो गया, गांव बिगड़ गया। कहीं सच्चाई नहीं है, इसलिए पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं। हर अच्छे आदमी को सक्रिय होना होता है। और यदि हम यहाँ पर बैठे लोग अपने आप को मानते हैं कि हम भारत माता के सच्चे सपूत हैं, हमारे जीवन का संकल्प है कि भारत माता वैभव पर जाए, चरम पर बैठे, विश्व गुरु के पद पर बैठे, तभी यात्रा खत्म नहीं हुई है, यात्रा भी जारी है, ये बात ध्यान रखना। दीनदयाल उपाध्याय जी ने आजादी के बाद कहा था, कभी पढ़कर तो देखो, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो यही हम उलझे रहेंगे, ये तेरा है, ये मेरा है, ये मुझे नहीं मिला, ये उसे नहीं मिला। बड़े सामान्य पैमाने हैं, किसी को धन चाहिए, किसी को पद चाहिए, किसी को यश चाहिए, ये बुराई नहीं है। आकांक्षा मरती नहीं है, जैसे मैंने अपनी कहानी से आपसे बात सुनी, लेकिन ये लालच की सीमा तक ना जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। अगर ये चीजें लालच की सीमा को पार कर जाएंगी या लालच तक पहुंच जाएंगी तो निश्चित रूप से हमारा भी नुकसान होगा, हमारे संगठन का भी नुकसान होगा और देश और समाज का भी नुकसान होगा। यदि हम मूल्यों के लिए जीवित रहने के लिए तैयार हैं, मूल्यों की चिंता करने के लिए तैयार हैं, मैं मरने की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत हमको हरा नहीं सकती, मैं दावे के साथ कर सकता हूं। हमसे ज्यादा श्रेष्ठ कार्यकर्ता किसी के पास नहीं। हमारे काम करके तरीके में कहीं कोई भिखमंगिया ही नहीं कि हम कहते लोग हमसे मांगेंगे तो हम देंगे। हम बिना मांगे देने वाले लोग, जरूरतमंद की चिंता करने वाले लोग, इसको भी समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये चीजें जब हम ढीले पड़ते हैं, हमारी सक्रियता में मैं कहीं कभी देखता हूं कि मैं इसको दुर्लक्ष्य नहीं मानता, मैं इसको मैं किसी की निष्ठा पर संदेह भी नहीं मानता, लेकिन यदि हम आपको जगह नहीं पा रहे तो दोषी सिर्फ आप नहीं है, मंच पर बैठे हुए लोग भी दोषी है। मैं अपनी तरफ उंगली उठाता हूं पर हम गुनहगार, अन्यथा कोई वजह नहीं है कि हम इस बारे में चिंता करें। लेकिन काम का बंटवारा हो, काम करने की शैली हो, हमें चीजों को समझना होगा। मैं तो जब मैं ये बात कहता हूं, आप कभी कल्पना करते हो, देखते तो आप ही होंगे, जब कोई विधायक जीतता है तो सिर्फ राज्य में सरकार नहीं बनती, आम आदमी वोट देता है, प्रहलाद पटेल सांसद बन जाते हैं, वो प्रधानमंत्री को चुन देते हैं, लेकिन राज्यसभा का सांसद तो जनता नहीं चुनती, वो तो विधायक चुनते हैं। पिछली बार आप बराबर पे आ गए थे, कम हो गए थे आपके, तो आपके सांसद कितने चुनकर गए? पहले 4 चुनकर जाते थे, इस बार 2 चुनकर गए। आपको क्यों लगता है राज्यसभा में आज भी आपका बहुमत नहीं है? आप 9.5 साल से सरकार में है, क्योंकि राज्यों में आपकी सरकारें कम हुई है या नहीं है, इसलिए आपकी ये परिस्थिति है। हम कांग्रेस से ज्यादा है, लेकिन राज्यसभा के में हमारा बहुमत नहीं है। एक विधायक हार जाएगा तो क्या होगा, ऐसा सोचने वाले लोगों,
जरा राज्यसभा की संख्या गिनना, यदि वहां हुकूमत में रहोगे तो क्या पाक विकट कश्मीर भारत में आ पाएगा, इसकी चिंता करना। ये धारा 370 हटी है कितने साल बाद? डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान 1953 में हुआ, हटा पाए हम 2019 के बाद। हमें 70 साल लग गए अपनी उस शहादत को श्रद्धांजलि देने में, लेकिन लोगों का संकल्प, हमारे पुरखों का संकल्प देखने जाने कितने लोग मरे हुए। जैसे दीनदयाल जी ने कहा था कि नक्शा भारत माता का नक्शा है, इसमें अब रंग भरना शुरू होगा। आजाद हुआ है भारत, अब इसमें रंग भरना शुरू होगा। पीढ़ी आएंगी अपने ढंग से सुरंग को भरेंगी, लेकिन उन्हें चेतावनी दी थी। लेकिन मन मर्जी से कोई रंग भरना शुरू कर देगा तो चित्र नहीं बनेगा, बदरंग एक पोस्टर दिखेगा, इसमें कोई आकृति नहीं होगी। लेकिन अगर एक विचार के साथ, एक दिशा के साथ हम आगे साथ मिलकर चलेंगे, जिसको जो जिम्मेदारी दी जाएगी कि तुमको पीली टिप्पी लगाना है, तुमको नीली लगाना है, तो भारत माता सुंदर भी दिखेगी और दिव्य और भव्य भी दिखेगी, क्योंकि हम एक योजना के साथ चल रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को दिन रात प्रशिक्षित किया जाता है, समझाया जाता है कि मैं नहीं, हम। आप दीनदयाल उपाध्याय की पुस्तक पढ़िए, जो लोग संसद में काम करने वाले लोग उनको पहली सीख दिया थे, मैं मत कहना, हम। ये हम पहले मारो। मैं नर्मदा जी का प्रतिमावासी, मेरे गुरुदेव कहते थे, नर का मद हरने वाली बात नर्मदा, पहले अपने अहंकार को मारो, अहंकार नहीं होगा तो संघर्ष भी नहीं होगा। ये बात मानकर चलना, हमारा अंतर संघर्ष नहीं होगा। और मन कभी दुखी लगने लगे यार ये बेकार की बात है। अब एक दो लोग तो जनसंघ के बचे हुए, ज्यादा ही होंगे, सामने में बैठे, सैकड़ों में करे, सैकड़ों में ताली बजाइए। इनके घर पर जाकर पूछना कि आप जनसंघ में काम क्यों करते थे? तब सरपंच बनने की स्थिति भी नहीं थी, अपमान के अलावा कुछ और था नहीं। इनसे पूछो कि आपने राजनीति में क्यों आए? आप भारतीय जनता पार्टी नहीं क्यों आए? सरकार तो कांग्रेस की थी। एक तरफ हम डकैतों से लड़ रहे तो दूसरी तरफ कांग्रेस से लड़ रहे थे, ये सच्चाई थी। और जिन नौजवान मित्रों से मैं कहता हूं कि नौजवान मित्रों, जीवन में आने वाले 25 साल के बाद जब देश कैसा होगा, तो देश का प्रधानमंत्री ये कहते हैं, तो हम बैठे हुए कार्यकर्ता को कभी ये विचार नहीं आता। मैं जिस पंचायत में पैदा हुआ, जहां पर मैं रहता हूं, जहां से मैं जनप्रतिनिधि रहूं या न रहूं, उस पंचायत का भविष्य क्या होगा 25 साल बाद? कभी हम इस पर मनन नहीं करेंगे तो ये विचार की ताकत कमजोर होगी। मैं जल शक्ति मंत्री हूं, उदाहरण देता हूं, आप घर पर जाकर सोचना। इस देश में 1950 में एक आकलन हुआ था, देश की आजादी के 3 साल बाद कितनी आबादी है देश की, कितना पीने का पानी हमारे पास में। दुनिया की आबादी का 18%, लगभग 1/5 भारत में रहते हैं लोग। पूरी दुनिया में जितने लोग रहते हैं उसके लगभग 1/5 भारत में रहते हैं। अब तो हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के देश हो गए, चीन भी पीछे छूट गया, 142 करोड़ है। जो भी पढ़ा लिखा आदमी मेरी बात सुन रहा है उससे मैं कहूंगा कि घर जाकर इसका हिसाब करना है। और पीने का पानी कितना है मीठा? 4%। जनता 18% है दुनिया की तुलना में, और पीने का मीठा पानी 4% है आपके पास। दुनिया के भारत के नक्शे को देखोगे तो आपके पास डेफिसिट बेसन दिखेगा, सरप्लस बेसन दिखेगा। कहीं ज्यादा पानी गिरता, कहीं बिल्कुल भी पानी नहीं गिरता। उसमें आप भी हो, बुंदेलखंड के लोग। लेकिन उसके बाद भी देश का प्रधानमंत्री हिम्मत जुटाता है, कहता 2024 तक गांव के हर व्यक्ति को 55 लीटर पानी देकर उसके घर तक हम नल से कनेक्शन पहुंचाएंगे। लेकिन सत्याग्रह में आप पूरे राजनीतिक इतिहास को देखो, जैसे देश आजाद हुआ, चुनाव हुए, या तो सत्याग्रह बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने कहा कि नदियों को जोड़े बगैर खेतों की न प्यास बुझाई जा सकती है, न आने वाली पीढ़ी की प्यास बुझाई जा सकती है। उसके बाद 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, कुछ नहीं हुआ। मोदी जी आए, भाग्य से मध्य प्रदेश में सरकार की, शिवराज जी मुख्यमंत्री, वहां पर योगी जी मुख्यमंत्री, तो 96 तो अपरवान चढ़ गए। 5 प्रस्ताव थे बजट में, 5 एक साल पहले।
और सरकार ने कहा कि 90% पैसा भारत सरकार दे, लेकिन राज्य अपनी सहमति नहीं बना पाए। अगर योगी जी और शिवराज जी मुख्यमंत्री ना होते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते, तो क्या फैन बेतवा परवान चढ़ सकता था? सरकार की कीमत हमें समझनी पड़ेगी। मैं दूसरा सवाल आपसे करता हूं, यदि हमारा बहुमत नहीं होता दूसरी बार, तो क्या हम भारत की सूत्र हटा सकते थे? लोग कहते थे खून की नदियां बह जाएगी, किसी के माथे पर पसीना ही आया होगा, खून की नदियां तो नहीं बह पाई, धारा 370 खत्म हो गई और हमें डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि दे दी। मैं तीसरा सवाल आपसे करता हूं, हम भाग्यशाली, हमें गर्व करना चाहिए कि 450 वर्ष की गुलामी, 4 लाख से ज्यादा बलिदान के बाद भी राम जन्मभूमि नहीं बन सकी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री थे। हम भाग्यशाली लोग हैं, संक्रांति के बाद अपनी आंखों से दर्शन करेंगे और पूजन करेंगे, हमसे ज्यादा भाग्यशाली लोग। लेकिन मैं तीसरी बात आपसे पूछ रहा हूं, तीसरी बात इसका ध्यान रखिए, तब आपको पता चलेगा कि हमारे घर चुपचाप बैठने का नुकसान क्या है। यदि प्रधानमंत्री मोदी ना होते, मुख्यमंत्री योगी जी ना होते और न्यायालय फैसला भी दे देता, तो क्या मंदिर बन जाता? सरकार की ताकत का अंदाजा हमें है नहीं, हमें सरकार के महत्व को समझना पड़ा। ये छोटी चीज नहीं है। लोग कहते हैं साहब तो मंदिर बन रहा है, तो मंदिर में क्या रखा है? मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे कहता हूं कि दुनिया भर में चर्चा आज से नहीं होती। दुनिया में चर्चा बहुत शताब्दियों से होती है। अगर आज हमारे बीच में कोई कुरीतियां हैं, कोई परिस्थितियां बनी हैं, क्योंकि आज ऐसा दिन है कि जो बच्चियों के अंतरराष्ट्रीय बच्ची दिवस कह दो, उसका दिन है। पूरी दुनिया मना रही है, हमको बता रहे हैं। ऐसा अगर हजारों साल गुलाम हम ना होते, तो हमारी मातृशक्ति हमारी बराबरी पर नहीं थी, हमारे सिर पर थी, सबसे ऊपर थी। लेकिन गुलामी ने इनको पर्दे के भीतर ढकेला, गुलामी ने इनको हमको चहरवानी के भीतर ढकेलने के लिए मजबूर किया। इतिहास को पढ़े बगैर हम अपने पैरों को मजबूती के साथ खड़ा नहीं कर सकते। एक हमारी कमजोर पक्ष कहा जा सकता है, लेकिन दूसरा पक्ष यह था कि 1000 साल की गुलामी के बाद भी हमारी जड़ें इतनी मजबूत थी कि वो चले गए, लेकिन हम नहीं खत्म हुए। ये हमारी ताकत भी है, और इसी आधार पर तो हम कहते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। दुनिया में एक बार ऐसी बहस चल रही थी, साहब ऐसा भी देश है जहां पत्थर की मूर्ति की पूजा होती है। तो एक दुनिया का एक डॉक्टर था, फ्रैंक रोजर, वो आया भारत और आकर यहाँ पर वो 30 साल रहा, और 30 साल तक उसने सिर्फ इतना ही देखा, ये अजीब लोग हैं, ये पत्थर की मूर्ति पूजा करते हैं। वो ये जानते हुए वो आदिवासी क्षेत्रों में चला गया, और उसने वहां देखा कि आदिवासियों के कुछ ऐसे समूह थे जो अगर किसी की मूर्ति का मट्टी की बनाए और उस पर तय कर दे कि इसमें बीमारी होगी, तो उसको बीमारी हो जाती थी सैकड़ों किलोमीटर दूर। अगर कोई वो पौधा बनाते थे और उस पर अगर सोचते थे कि सूख जाना चाहिए, तो लाख पानी डालने के बाद भी पौधा सूख जाता था। वो आया था मूर्ति की पूजन को जानकारी देने के लिए। घुसते घुसते 30 साल उसने इस देश में बिताए, लौट कर जाकर उसने लिखा, कमाल का देश है। मैं जान नहीं पाया कि उनके पास ताकत क्या है, लेकिन मैंने सैकड़ों मामले देखे कि उन्होंने तय कर लिया कि बीमार है तो वो बीमार हो जाएगा, उसको मृत्यु थी तो उसको मृत्यु हो गई, झाड़ को सुखा दिया। कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं इसे चमत्कार नहीं मानता, सच्चाई है, लेकिन मैं जानता नहीं कि वो कैसे करते। हमारी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए न जाने कितने लोग आए। लेकिन आइंस्टीन ने एक बात कही, जब हम प्रभुत्व की बात करते हैं तो प्रभुत्व का मतलब ये होता है कि जो हमारी आंखों के सामने हम लोग को दिखता है, उससे आगे जो देख सके। मित्रों, मैं गर्व के साथ कहता हूँ, हम उसी जमात के लोग हैं जो तत्काल का नहीं देखते, 25 साल आगे देखने वाले लोग हैं। हमारे पुरखों ने सैकड़ों साल पहले देखने के बाद कहा था कि निश्चित रूप से भारत माता यशस्वी होगी, 21वीं सदी हमारी होगी, और वो 21वीं सदी हमारी आंखों के सामने हमको दिख रही है। लेकिन हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो जाएगा? जी नहीं, कुछ फिर भी बचेगा। अभी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। लोग सनातन की आलोचना इस धरती पर कर देते हैं, इसी देश में रहने वाले लोग।
और पूरी दुनिया वसुदेव कुटुंबकम के नारे के पीछे चलने के लिए तैयार है। ये टकराहट नहीं। ये भारत का एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां सनातन की आलोचना खुलेआम होने से खत्म कर देना चाहिए। और सनातन का एक मंत्र है वसुदेव कुटुंबकम।